नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम पांडे, शुभम आई केयर सिसवा बाज़ार से। और आज बात करते हैं हम एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस और साथ में जो छोटे बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम आती है, इन दोनों टॉपिक्स को मैं आज के एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का वो इन्फ्लामेशन है जो कि एलर्जी के द्वारा होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होते हैं ईचिंग, आँखों में जोरदार खुजली होती है और साथ में पेनफुल आई होती है। किन केसेस में क्या होता है कि मॉर्निंग पफिनेस होता है। पफिनेस मतलब ये हो गया कि आपकी जो अपर आईलिड है और लोअर आईलिड है उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग टाइम में तो आपकी आंखें सूजी हुई होती हैं और आपकी आंखें खुलती नहीं हैं। तो ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। किसी को पेनफुल आई होती है और इरिटेशन होता है और किसी को फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं साथ में। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से ऐसे कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको प्रोवोक करते हैं। डस्ट होते हैं, पॉलिन्स होते हैं और घर की कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं। किसी को वाटर की एलर्जी होती है, किसी को धूप की एलर्जी होती है, पानी की भी एलर्जी देखी जाती है और साथ में किसी को हेयर डाई की एलर्जी होती है और किसी को किसी सर्टेन टाइप की मेडिसिन की एलर्जी होती है। तो इन तरह की एलर्जीज़ होती हैं। अब बात करते हैं जो छोटे बच्चों में होती है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कैटार, यानी वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस भी इसका दूसरा नाम होता है। ये जो परेशानी होती है ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में, यंग चिल्ड्रंस में होती है, यंग एडल्ट्स में होती है और टीन एज के बच्चों में होती है। यानी कि अप्रॉक्स 3 साल से लेके और 25 साल तक के बच्चों में स्प्रिंग कैटार की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसमें जो सिम्टम्स आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईचिंग की प्रॉब्लम होगी, रेड आई होगी, स्वॉलन आई लीड हो सकती है, पफिनेस हो सकता है आंखों में। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन चीज़ देखी जाती है इसमें कि हमारा जो अपर आई लीड होता है, हमारी जो ऊपर की पलकें होती हैं, जब आप उसको पलट के देखेंगे तो उसमें एक ब्रिक्स फॉर्मेशन का एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, जिसको कॉबल स्टोन पैटर्न कहते हैं। ये एक तरह का ऐसा एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि जो बच्चों में जिसको स्प्रिंग कटार की, जिसको क्रॉनिक स्प्रिंग कटार की प्रॉब्लम है, एक्यूट भी है, इन केसेस में देखा जाता है, जिसको जॉइंट पेपिलरी हाइपरट्रॉफी भी के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह का ये एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो ये कुछ डिफरेंट सिम्टम देखा जाता है चीज़ों में। अब ये बच्चों में क्यों होता है, स्प्रिंग कटार की प्रॉब्लम क्यों आती है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे कॉजिंग फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको जैसा बताया कि डस्ट से होता है, पॉलन से होता है और घर की चीज़ों से हो सकती है, आपको घर के कुछ कॉस्मेटिक्स से हो सकता है। इसमें जो स्पेसिफिक होता है वो पॉलेंस होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इसका नाम स्प्रिंग कटार ही क्यों रखा गया है। देखिए, स्प्रिंग का मतलब होता है, स्प्रिंग सीजन से लिया गया है। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में होता गया है कि बसंत ऋतु में नए पौधे आते हैं, नए फूल आते हैं, नए पंखुड़ियाँ आते हैं, यानी कि पौधों के लिए सबसे बेस्ट सीज़न होता है। और जो स्प्रिंग सीज़न होता है वो हमारे ठंड को ख़त्म करता है, गर्मियों की शुरुआत करता है। यानी मिड फेब से और मार्च के स्टार्टिंग से ये महीना शुरू हो जाता है। इन महीनों में क्या होता है कि जो हमारे जो फूल होते हैं, जो नए पौधे आए होते हैं, नए फूल आए होते हैं, उनमें एक जेली फॉर्मेशन होता है, एक तरह का एक जेली फॉर्मेशन, लिक्विड फॉर्मेशन इसमें होता है, जिसको पॉलन कहते हैं। हिंदी में इसे परागगण कहते हैं। ये जो परागगण होता है वो या तो कीटनाशक के माध्यम से, कीड़ों के माध्यम से, या ये खुद से हवा में मिलके और हमारे एटमॉस्फेयर में चला आता है। और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को टच करते हैं, गाड़ी को, अपने बालों को, कपड़ों को, विंडोज़ को, उसके थ्रू ये हमारी आंखों में चला जाता है और जिससे ये एलर्जी पैदा करता है। तो ये जो स्प्रिंग का सीज़न, स्प्रिंग कटार का जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्ट कॉमनली पॉलन से भी देखी जाती है। तो ये अगर ये बच्चों में प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो कुछ केसेस में क्या होते हैं कि ये खुद भी एक सर्टेन लिमिटेड टाइम के बाद से खुद ब खुद अपने आप को ये सही कर लेता है, यानी एलर्जी ख़त्म हो जाती है। या अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है एक्जिमा की, अस्थमा की या एलर्जिक रिएक्शंस की होती है तो उनको ये कंटिन्यूसली रिपीट करता है। यानी कि अगर ये मार्च अप्रैल के महीने में आया है एलर्जी की प्रॉब्लम और ये एक सर्टेन टाइम तक चला है तो अगले साल ये फिर से सर्टेन टाइम पे आता है, फिर ड्यूरेशन तक जाता है, यानी ये अपने आप को फिर से रिपीट करता रहता है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है तो वो एक 8 से 10 साल तक ये कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है, ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। मेरे पिछले 2 वीडियो में देखा होगा, मैंने बैक्टीरियल बताया आपको और वायरल कंजक्टिवाइटिस। इन दोनों कंजक्टिवाइटिस से जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होती है।
देखिए ईचिंग सबसे मेजर डिफरेंशिएशन का एक रोल होता है कि इन दोनों पिछले जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं उसमें ईचिंग नहीं होती है, इसमें ईचिंग होती है। सेकेंडरी क्या चीज़ है कि बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो प्राइमरी वन आई होता है, फिर इन्फेक्शन होकर सेकेंडरी ये ट्रांजिट हो जाता है सेकेंड आई में, यानी फिर बाइलेटरल हो जाता है। लेकिन जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है वो बाइलेटरल होती है, दोनों आँखों में होती है। और तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि ये सीजनल होती है, ये कुछ पर्टिकुलर महीने में ही आती है ज़्यादातर केसेस में। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि बैक्टीरियल और वायरल जो होते हैं वो हाईली कंटेजियस होते हैं, तेज़ी से फैलते हैं, हाथों से छूने से या किसी ऑब्जेक्ट के छूने से ये ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होती है वो नॉन कंटेजियस होती है, वो छूने से नहीं फैलता है। आपको इसमें प्रिवेंशन और प्रिकॉशन करना क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको डस्ट की एलर्जी है तो आपको जब भी बाहर निकलना है आपको मास्क यूज़ करना है। अगर धूप की एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, आपको जब लगता है कि डस्ट आपकी आंखों में ज़्यादा एक्सपोजर होने वाला है तो आप सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया मास्क भी यूज़ करिए, गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट यूज़ करिए, और वॉश अपने हाथों को क्लीन करते रहिए। अगर आपको लगता है कि घर के डस्ट से आपको प्रॉब्लम है तो अपना घर डस्ट फ्री रखिए, अपने घरों में हाइजीन रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए पूरे घरों में। परफ्यूम की एलर्जी है तो प्लीज़ अपना परफ्यूम बदल दीजिए। किन्हीं किन्हीं को हेयर डाई की एलर्जी होती है, तो अगर आपको हेयर डाई की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो आप प्लीज़ उसको बदल के किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी उसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इस एलर्जी के टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट बने हैं, जैसे स्किन एलर्जी टेस्ट होता है, आप अपने ब्लड का टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें WBC में आप ये पा सकते हैं कि आपका डॉक्टर देखता है कि कहीं तो आपका स्नोफिल तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको एलर्जी की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए